नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कमलेश सिंह एक बार फिर से राज शिक्षा सदन के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को जैसा कि अभी समास का चैप्टर समाप्त हुआ है और समास का चैप्टर समाप्त होने पर आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण समास के प्रश्न वो कौन हैं जो परीक्षा में उपयोगी हैं। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो एनटीएस हो चाहे ऑल एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को तैयार करना है प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न हैं, थोड़ा संक्षेप में लेके आया हूं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा, आप लोग पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, आप लोगों को पता होगा। सबसे पहला वीडियो समास का जब पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था। लगभग जो प्रश्न हैं वो सब वीडियो में बताए गए हैं। एक बार आप लोगों को सरलीकरण के लिए कुछ नोट्स बना के डाल दिए हैं। तो देखते हैं। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण यानी संक्षेप। दूसरा प्रश्न है, समास में कितने पद होते हैं? ये भी आपको पता होगा, बहुत सरल। तो समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। 2 पद। पहला है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। ठीक। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए अगला प्रश्न, समास में कौन सा उपसर्ग है? बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग जो भी एग्जाम देंगे, नवोदय का, एनटीएस का, हिंदी से व्याकरण संबंधित ये सब प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में इस तरह के प्रश्न। और आपके होम एग्जाम में भी इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए। समास में कौन सा उपसर्ग है? तो समास में सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग। ठीक। समास में कौन सा उपसर्ग है? समास में सम उपसर्ग है। आपको बताया था समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अस। सम धन अस, सम उपसर्ग है, अस क्या है? धातु है। तो अगला प्रश्न यही है, समास कौन सी धातु से बना है? समास अस धातु से बना है। कौन सी धातु? अस धातु। ठीक। अगला प्रश्न है, समास में कौन सा प्रत्यय लगा है? समास में कौन सा प्रत्यय लगा है? घ प्रत्यय लगा है। घ प्रत्यय। बच्चों, ये संस्कृत का प्रश्न है। समास में कौन सा प्रत्यय लगा है? घ प्रत्यय जो है हिंदी में भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये घ प्रत्यय लगा है। इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। मैं बार आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं। देखिए अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें होगा पूर्व पद। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। अव्ययी भाव में आप लोगों को बताया गया था कि पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, यथा
पूर्व पद है, शक्ति जो है उत्तर पद है। तो इसमें प्रधान कौन है? पूर्व पद। यथा तत्पुरुष अगला है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। उत्तर पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, किस समास में विभक्ति का लोप हो जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही मोस्ट। समास कौन सा समास है जिसमें विभक्ति का लोप हो जाता है? तो ए होता है बच्चों तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी विभक्ति गायब हो जाता है। जैसे कहा जाता है राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के, की। तो इसमें देखिए राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र। पूर्व पद है राजा, उत्तर पद है पुत्र, और बीच में कारक चिन्ह है का। तो कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा तो क्या होगा? राजा का पुत्र। समास करें क्या होगा? राजपुत्र। तो विभक्ति का लोप हो गया। तो इसमें विभक्ति का लोप याद रखना है कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, जिस समास में पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? बहुत मोस्ट। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है? आप लोगों को बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो किसी शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण होता है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष होता है। तो विशेष को आप लोगों को बताया था विशेष संज्ञा भी हो सकता है, संज्ञा होता है। अब समझ गए होंगे। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होता है। जैसे नील गगन, नील गगन में नील गगन का विग्रह करेंगे, नीला है जो गगन, या नीला आकाश। नीला है जो गगन, तो नीला एक रंग होता है, नीले रंग का नीला रंग है, और विशेषता बता रहा है गगन यानी अंबर आकाश का। तो नीला क्या है? वो विशेषण है, और गगन एक संज्ञा है, आकाश है, विशेष है, वो विशेष हुआ। तो जिस समास में पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, बहुत अच्छे बच्चों। इसी तरह से और प्रश्न है बच्चों, देखिए देखते हैं। वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। बच्चों, वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा राम लक्ष्मण। राम पूर्व पद है, लक्ष्मण उत्तर पद है। राम भी जो है प्रधान पद है और लक्ष्मण भी प्रधान पद है। इसी तरह से देश विदेश, देश भी जो है वो प्रधान है, विदेश भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान हो। हाँ बच्चों, एक चीज इसमें ध्यान रखना है, यह समास द्वंद्व समास में और छिपा रहता है। द्वंद्व समास में और छिपा रहता है, और अगर लगाएंगे तो आपका द्वंद्व समास बन जाएगा राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। और इसमें एक जो है योजक चिन्ह, बच्चों योजक चिन्ह देखिए, योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह इसे कहते हैं। ये इसे डैश कर दिए तो ये योजक चिन्ह हुआ।
द्वंद्व समास में सदैव योजक चिन्ह रहता है। राम और लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। भाई बहन, माता पिता, योजक चिन्ह लगा रहेगा तो हम तुरंत कहेंगे द्वंद्व समास है। ठीक, तो वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हो? द्वंद्व समास। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सीता राम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हाँ, एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दही बड़ा में कौन सा समास होगा? बच्चों, अब ये समास तो बहुत ऊपरी कक्षाओं में पूछा जाता है। द्वंद्व समास इसमें नहीं होगा, इसमें होगा कर्मधारय समास। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा यानी दही बड़ा। जो दही में डूबा हुआ हो वो बड़ा है, उसे मिलाकर के हो गया दही बड़ा। अगर कहेंगे दही बड़ा, दही और बड़ा, तब तो ये द्वंद्व समास हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कुछ विकल्प के आधार पर भी हमको समझाए जाते हैं, वो समझ के लगाते हैं कौन सा इसमें समास होगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद प्रधान हो जाता है। वह कौन सा समास है जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा कोई नया पद प्रधान हो जाता है? उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब एक ऐसे हुआ बच्चों, जैसे हमने कह दिया दशानन। दशानन कहा, दशानन में कौन सा समास होगा? यानी 10 हैं आनन जिसके। अगर हमें कहें 10 हैं आनन जो, 10 हैं आनन जो यानी 10 मुख हैं जो, तो 10 मुख तो ऐसा कोई है नहीं, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है कि 10 हैं आनन जिसके यानी 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। पूरी दुनिया में कहीं घूम लीजिए, एक सार्थक अंक उसके लिए कहा गया है, रावण के लिए कहा गया है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो रावण के पास 10 मुख हैं, एक तीसरा पद आ गया है कहां से? तो न तो पहला पद हुआ इसमें, न तो उत्तर पद हुआ इसमें, एक तीसरा पद आया रावण। तो ए हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। इसी तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। महादेव, देवों के देव महादेव, महादेव महान है जो देव, अर्थात शंकर जी। अब है कि समास में पहला पद अव्यय होता है, उसे हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। फिर है जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह कौन सा समास होगा? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। कौन सा कहेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची आता है शब्द, जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो बच्चों इस तरह से इसमें, और अब बहुव्रीहि में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है संख्यावाची आएगा जरूर, उसमें भी संख्यावाची हो गया। आप कहेंगे कि दशानन में 10 हैं आनंद जिसके, संख्यावाची नहीं किया, उसमें एक तीसरा पद प्रधान हो रहा है रावण, और इसमें कोई तीसरा पद नहीं आया। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, इस तरह से अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, हम समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बच्चों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीताम्बर, देखिए इसके 2 तरह से विग्रह होते हैं। समास विग्रह हम करेंगे, 2 तरह से समास विग्रह होता है, और 2 समास भी होते हैं इसमें। लेकिन इसको हम अगर विकल्प के आधार पर, दोनों विकल्प नहीं रहेंगे, या तो कर्मधारय रहेगा या तो जो है बहुव्रीहि रहेगा। अब आप कहेंगे अगर दोनों हो गया, तो दोनों हो गया तो हमको पढ़ना पड़ता है, कभी कभी विग्रह के आधार पर पूछा जाता है। अगर ये पूछा गया पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, अर्थात पीताम्बर पीला है वो पीला वस्त्र,
तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर पूछा गया पीतांबर में कौन सा समास है, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, तो इसका अर्थ होगा कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम आएगा, तो श्री कृष्ण से बाद जो है ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। फिर है महादेव में कौन सा समास होगा, महान है जो देव, अर्थात शंकर जी महान है जो देव, महान है जो देव, देव अर्थात शंकर जी, तो इसमें भी जो है बहुब्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हुआ बच्चों, बहुब्रीहि समास हुआ। तो बच्चों इस तरह से अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम और नोट्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो ये हमने जो है समाज के लास्ट में एक चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, तो आप लोगों के लिए इस तरह से प्रश्न दे दिए परीक्षा की दृष्टि से। तो बच्चों अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।